चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग। आज जो है वो हम बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं और फ्रेज भी पढ़ने वाले हैं। हमने आपको फर्स्ट कुछ क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि वर्ड किसको कहते हैं और फ्रेज किसको कहते हैं। आप ऐसे शॉर्ट में समझ लो कि फ्रेज कुछ नहीं होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे इसमें कितने वर्ड है आप देखोगे, सर एक यहाँ पे है, कितने वर्ड है यहाँ पे, एक एक ये है और एक ये है, तो एक दो हो गए। तो एक से अधिक जैसे ही वर्ड्स की संख्या होती है जिसको वर्ड्स न करके हम फ्रेज कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है, फ्रेज है, और चूंकि इंट्रोस्पेक्ट एक वर्ब है और ये वर्ब से बना हुआ फ्रेज है, इसीलिए हम इसको कहेंगे फ्रेजल वर्ब। क्या कहेंगे हम? फ्रेजल वर्ब। यानी ऐसा वर्ब, ऐसा फ्रेज जो वर्ब से मिलकर के बना है, जैसे इसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये डस्ट क्या होता है, वर्ब। द डस्टिंग इन माई आईज मतलब आंखों में धूल झोंकना, तो ये वर्ब से मिल के बना, इसीलिए इसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। जैसे गो क्या है, वर्ब है। गो इन वेन एक सेंटेंस हुआ, एक फ्रेज हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, इसको हम समझेंगे। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब। तो आप शॉर्ट में ऐसे समझो कि सर जी, जो वर्ब, जो फ्रेज वर्ब से मिलके बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसी तरीके से जो वर्ब, जो फ्रेज मान लो प्रेपोजिशन से मिलके बना हो उसको क्या कहेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऐसे नाउन से मिलके बना रहेगा तो नाउन फ्रेज। तो ये पॉइंट याद रखना कि फ्रेज जिस चीज से मिलके बना हुआ रहता है उसको हम वो नाम देते हैं। वर्ब से मिलके बना हुआ है तो फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेज। प्रेपोजिशन से बना हुआ है प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन से बना हुआ है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव से बना हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन हमारे लिए काम का क्या है, फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें ना अब एक एक करके इसको समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा ये जो फर्स्ट है ये है आपका इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। पहले समझो इंट्रो, इन मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट मीन सेल्फ, इनसाइड, आप ऐसे समझो सेल्फ या इनसाइड। ठीक है, इन मतलब अंदर, इनसाइड, और स्पेक्ट मीन्स, आप देखो इंट्रो यानी सेल्फ यानी कि खुद का या इनसाइड, और स्पेक्ट मीन्स होता है खोजना। इसी से स्पेक्ट से बना है स्पेक्ट्रम, है ना, जांच पड़ताल करना। स्पेक्ट से बना हुआ है स्पेक्टर। इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, सुना है ना आपने कि ये जो है ना इंस्पेक्टर साहब है। तो इंस्पेक्टर साहब किसको बोलते हैं, जो खोजबीन करते हैं उसको कहते हैं इंस्पेक्टर। तो एक्चुअली ये जो वर्ड है ना स्पेक्ट, इसका मतलब ही होता है खोज करना, मतलब जांच करना। ये ऐसे ध्यान रखना। इसी से बना हुआ है स्पेक्ट्रम, है ना, एक्सपेक्टिकुलस। जो बहुत सारे वर्ड है, मैं एक बार कराऊंगा रूट वर्ड, बट अभी फिलहाल ये याद रखो, एक्सपेक्ट मीन्स होता है खोजना। जैसे आपने देखा होगा इंस्पेक्टर साहब जो किसी चीज को खोजते हैं, पुलिसमैन। तो इंट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या हुआ कि खुद के अंदर की चीजों को खोजना। जैसे आप हो क्या, है ना, अपने बारे में जानना, नो योर सेल्फ। तो अगर मैं कहूँ कि ना तुम अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझो, किसी और को क्यों देखते हो, तो नो योर सेल्फ हम कह सकते हैं, या इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। सिंपल भाषा में तो आप क्या कह देते हैं कि नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। आप इसको अच्छे शब्द में कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। क्या कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट क्या है, वर्ब है। तो अगर मैं इसकी वर्ब फॉर्म की बात करूं कि क्या होगा, तो इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्टेड, इंट्रोस्पेक्टेड, इंट्रोस्पेक्ट, इस तरीके से हो जाएंगे। मतलब ईडी आपको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं कि तुम्हें अपने अंदर की ओर देखना चाहिए, तो यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डस्टिंग इन माई आईज, मतलब किसी को धोखा देना, धोखा देना, चीट करना, है ना, धोखा देना या चीट करना। हम कहते हैं जैसे मान लो कि हीज, और ये ना हमेशा कंटिन्यूअस में यूज होंगे।
ही हैज डस्टेड भी बोल सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ ना, डस्टिंग मैंने आईएनजी में कर दिया है, बट आप इसको ऐसे समझो, डस्ट इन। अब यहाँ पे किसी की भी जिसकी आंख में धोखा दे रहे, जिसको धोखा दे रहे हो वहां पे इसको, जैसे कि मान लो कि डस्ट इन फादर्स आइज, मतलब अपने पापा को धोखा देना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पोजीशन में फादर्स आइज। मेरा तो माई, तुम्हारा तो योर, उसका तो हिज। किसी मान लो कि अपने मान लो लेट सपोज कि मैं कहूँ कि अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, तो फैमिलीज, फैमिलीज आइज, तो अपॉस्ट्रोफी लगा कर देने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिक सेंस ही होता है कि धोखा देना। अब ये डस्ट क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, डस्ट इन आई। अब कंटिन्यूअस है तो डस्टिंग कर दोगे। अब सेंटेंसेस बनाओगे, जैसे मान लो कि आपने लिख दिया कि ही या यू डस्ट इन माई आईज, मतलब तुम जो ना मुझे धोखा देते हो, तो यू डस्ट इन माई आईज, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो यू आर डस्टिंग इन माई आईज, तुम मुझे धोखा दोगे तो यू विल डस्ट इन माई आईज। अब ये जो वर्ड हुए डस्ट इन आईज, ये कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं। आप सोचोगे डस्ट मतलब होता है धूल, आईज मतलब आंख, आंख में धूल झोंकना, तो इसका सेंस क्या है, धोखा देना, चीट करना। तो ये दो वर्ड याद रखोगे। दो वर्ड मैंने क्या बताया, एक बार बोलना तो मेरे साथ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्लास में ही आपको ये याद रहने चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट। और दूसरा क्या था, डस्ट इन समवन्स आईज, ये याद रखना। और इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, यहाँ पे योरसेल्फ है तो माई सेल्फ हो जाता है, हिज सेल्फ हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। गो इन वेन मीन्स क्या होता है कि आप किसी चीज में, किसी चीज को आपने करने गया और वो हो गया वेस्ट, मतलब वो जो है ना सक्सेसफुल नहीं हुआ, खराब हो गया, खराब हो जाना, गो इन वेन। जैसे मान लो कि आप कोई चीज बना रहे हो, आप बना रहे हैं कुछ भी खाने की, चाय बना रहे हो, अब वो चाय जो है ना वो बनी नहीं, खराब हो गई, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो है ना ये खराब हो गए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं गो इन वेन, मतलब बेकार चला जाना, सक्सेसफुल ना होना, ठीक है। गो वर्ब फॉर्म आपको पता है, गो का वेंट हो जाता है, गॉन हो जाता है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो ये याद रखना। गो इन वेन मीन्स क्या हुआ, मेरे साथ एक बार फिर से बोलना, खराब हो जाना, मेहनत बेकार चला जाना। कम इन हैंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम यहाँ पे वर्ब हुआ, इन हैंडी ये फ्रेज हो गए। कम का वर्ब फॉर्म पता ही है, कम इन हैंडी मीन्स किसी चीज का, उसका अपोजिट, गो इन वेन का अपोजिट, किसी चीज का मतलब सफल होना, किसी चीज में सफल होना या अच्छा होना। जैसे मान लो कि आप जब घर से निकलते हो तो आपके मम्मी ने एक टिफिन बॉक्स दे देती है, या दे देती है कि इसको रख ले बेटा, या कुछ पैसे दे देती है आपको कि इसको रख ले, आप पूछते क्यों दे रही हो माँ, वो कहती रख ले बेटा काम आएगा, है ना, इट विल कम इन हैंडी, इट विल कम इन हैंडी, मतलब जहां पे आप इसको चाहोगे तो इसका यूज होगा, मतलब ये जो पैसे दिए हैं वो आपके काम में आएंगे, मतलब वो पैसे आपके काम में सफल में आएंगे, तो उसको बोलते हैं कम इन हैंडी। अब जैसे मान लो कोई बुक है, मैं कहूँ ये बुक खरीद लो, इट विल कम इन हैंडी, मतलब ये तुम्हारे काम आएगा, इट विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, है ना, इट विल कम इन हैंडी। तो कम इन हैंडी मीन्स किसी चीज का अच्छा उपयोग हो जाना, और इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा उपयोग ना होना, बेकार खराब हो जाना, इसका अच्छा उपयोग होना, कम इन हैंडी, गो इन वेन, कम इन हैंडी, गो इन वेन। तो मेरे साथ ये चार वर्ड फिर से बोलना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला मैंने क्या बताया, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, मेरे साथ बोलना, क्लास में याद करने का प्रयास करना, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, डस्ट इन आईज, ठीक है, डस्ट इन समवन्स आईज, ये बताया। तीसरा गो इन वेन, तीसरा चौथा जो था वो क्या था, कम इन हैंडी, कम इन हैंडी। तो ये जो है ना चारों वर्ड जो है आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। गो इन वेन, किधर गया ये, याद रखना। नेक्स्ट आपका, ये छोड़ दो, है ना, इसे वर्ब, रन पिलर टू पोस्ट। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, और पिलर टू पोस्ट मीन्स इस पिलर से उस पिलर, इसका हिंदी जो होता है ये होता है दर दर भटकना, दर दर भटकना। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि आपको जॉब चाहिए, बट आपको वो जॉब नहीं मिल रही, तो आप कभी इस कंपनी में गए, इसमें जॉब नहीं मिली, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो है ना
आप बार बार कंपनियां चेंज कर रहे हो, आपको जॉब मिल नहीं रही, तो इसी को बोलते हैं भटकना। तो मैं ऐसे कह दूं कि ही डजंट हैव एनी जॉब्स नाउ, ही इज रनिंग पिलर टू पोस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड आया रन पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो है ना उसके पास जॉब नहीं है, अभी वो इधर उधर भटक रहा है ना। ही इज फाइंडिंग द जॉब, ही इज सर्चिंग फॉर जॉब, ही इज रनिंग पिलर टू पोस्ट, अभी उसको जॉब मिली नहीं। अब जैसे मान लो आप जो है आप कह सकते हैं सर बिफोर ज्वाइनिंग योर कोर्स आई वाज रनिंग पिलर टू पोस्ट, मैं दर दर भटक रहा था इंग्लिश के लिए लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सर रन पिलर टू पोस्ट मतलब किसी चीज के लिए कहीं पे भटकना, मिल नहीं पाना वो चीजें, रन पिलर टू पोस्ट। रन का वर्ब फॉर्म आपको पता है, मुझे बताना। मैं इस यूट्यूब वाले वीडियो कमेंट में लिखना कि रन का वर्ब फॉर्म क्या है, मैं पर्सनली चेक करूंगा, अगर नहीं लिखे दांत तोड़ देंगे। मैं चाहूँ तो बता भी सकता हूँ बट नहीं, आप लिखना, ठीक है। वेयर फुट मीन्स क्या होता है, नंगे पैर। ये वर्ब नहीं है, इसको ऐसे याद रखना, नंगे पैर, वेयर फुट, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, ये वर्ड है। और ये आपका मुहावरा हो गया, होप सस्टेन्स लाइफ, मतलब बोलते हैं ना उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है या कायम है, इस तरीके से। तो ये ऐसे ही याद रखना, एज इट इज, होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ। ये ना स्पोकन में जब आप कई बार आप ऐसे बोलते हैं यार तुम धीरज रखो, पेशेंस रखो, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ, ठीक है। ये लास्ट है आज का, टेक फूड टू फिल मतलब भरपेट खाना, भरपेट खाना, खाना मतलब जैसे देखो मान लो कि आप खाने के लिए बैठे और आप एक ही रोटी खा रहे हो, तो आपको कहते नहीं यार तुम क्यों शर्मा रहे हो, भरपेट खाना, टेक फूड टू फिल। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आप किसी घर गए, आपने कहा नहीं यार मैंने बहुत खा रखा है, इतना सा नहीं यहाँ तक खा रखा है, तो आई टूक फूड टू फिल मतलब पूरे इतना खा लिए, खा नहीं सकते। तो टेक फूड टू फिल मतलब भरपेट खाने के सेंस में हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। टेक का वर्ब फॉर्म क्या होता है, टूक होता है, टेकन होता है, टेक्स होता है, ये याद रखना, और टेकिंग होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अभी 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है लगभग, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर आपसे इसके आगे जो है वो मैं कल कराऊंगा, अब डेली बेसिस पे ये वीडियो आपको मिलती रहेंगे, अभी इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।